फर्द की हैसियत का अंदाजा उसकी पत्नी के कपड़ों से होता है और औरत की साफ सफाई का अंदाजा उसके पति के कपड़ों से होता है। मैं घंटे से बैठी माँ के लेक्चर सुन रही थी। तंग आकर बोली, माँ आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए बेटी कि तुम कुछ सबक ले सको। देख नहीं रही कि तुम्हारा पति किस कदर गंदे कपड़ों में फिरता है? उसके तुम कपड़े तो देखो, कपड़ों पर सलवटे और गंदे मैले कपड़े। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपने पति को तुम इस हालत में घर से बाहर भेज कैसे देती हो? मुझे तो हैरत है तुम पर। माँ की बातें मेरे दिल पर लग रही थी, मगर मैं क्या करती। मैं तो राहुल से 1000 बार कह चुकी हूँ कि वो ऐसे कपड़े ना पहना करे, मगर उन पर मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता। अभी हम माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि राहुल दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उनको इस हुलिये में देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। उनका चेहरा सालों का बीमार लग रहा था और कपड़े इस कदर मैले और गंदे कि माँ के सामने मैं शर्मिंदा हो गई। मैं उनके पीछे पीछे कमरे में आई। वो कहने लगे, भाई तुम क्या अपनी माँ को लेकर दरवाजे के सामने बैठ गई? पता है ना मैं इस वक्त घर आता हूँ। राहुल मुझे पता है कि आप इस वक्त घर आते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है? आप जानते हैं आपके इन गंदे कपड़ों की वजह से मम्मी मुझे कितनी डांट सुनाती है। आप कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनकर जाया करें। कौन से अच्छे कपड़े पहनकर जाया करूं मैं? राहुल मुझ पर चिल्लाने लगे। तुमने कभी मुझसे पूछा है कि मैं भूखा हूं या मैं खाना खाकर जा रहा हूं? कपड़े तो बाद की बात है। मेरे दिल को अफसोस हुआ, क्योंकि मैं अपने पति की तरफ से कुछ दिन से लापरवाह हो गई थी। तभी शायद वो जिद में आकर इस तरह के कपड़े पहनते हैं जिनसे मेरा नाम खराब हो। मैंने उस दिन से सोच लिया कि मैं अपने पति का पूरा ख्याल रखूंगी, उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और दिन रात उनकी सेवा करूंगी। अगले दिन से मैंने ऐसा ही किया। अपने पति के कपड़े इस्त्री करके रख दिए और जैसा वो कहते मैं वैसा ही करती। और फिर इस बात का असर भी हुआ। अगले दिन मैं उठी तो मेरे पति बोले, आज तुम मुझे जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुमने मेरी बात मानी है, मैं क्यों ना तुम्हारी बात मानूं। वो अच्छे कपड़े पहनकर घर से चले गए और मैं खुशी खुशी अपने घर के कामों में मग्न हो गई। मेरा ख्याल था कि अब मेरा पति सुधर गया है, वो कभी दोबारा वैसे कपड़े नहीं पहनेगा। लेकिन फिर शाम को ऐसा हुआ कि जिससे मेरा अपने पति पर शक बढ़ गया। हुआ यूं, वो जब भी घर आते तो दरवाजे पर घंटी बजाते थे, लेकिन आज मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि वो घर के अंदर आते दिखाई दिए। उन्होंने सुबह वाले कपड़े पहन रखे थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। मैंने उनसे पूछा, आप घर के अंदर कैसे आए? मैंने तो अभी दरवाजा भी नहीं खोला था। क्या दरवाजा खुला था? मुझे परेशानी हुई। असल में दरवाजा खोलकर घर में बैठने से मुझे उलझन होती थी। हर समय चोर डाकू का डर मेरे दिमाग में बैठा रहता, इसलिए मैं इस बात का खास ख्याल रखती थी कि दरवाजा किसी भी समय खुला ना रहे, और अगर ऐसा होता तो मेरी जान पर बन जाती। बल्कि उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि कहीं दरवाजा खुला होने की वजह से घर में कोई आ ही ना गया हो। मेरे पति ने बताया कि आज मेरी गलती से कुंडी खुली रह गई थी। शायद मैंने काम वाली बाई के जाने के बाद दरवाजा बंद नहीं किया और इसी वजह से राहुल बिना घंटी बजाए घर के अंदर आ गए। खैर, मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं अपने पति के लिए चाय और पकोड़े बनाने लगी। थोड़ा समय ही गुजरा था कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। काफी परेशान लग रहे थे। क्या हुआ है राहुल, आपके चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं पूछ रहा था कि तुम्हारे पास घर में कोई जेवर वगैरह है जिन्हें बेचकर मैं अपना कारोबार सही कर सकूं। राहुल, जेवर तो बहुत रखा है, मगर आप ये तो बताएं कि आपके चलते हुए कारोबार में नुकसान कैसे हो गया? आपने मुझे तो नहीं बताया। राहुल ने एक सरसरी नजर मुझ पर डाली और बोले, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अगर तुम्हें अपने जेवर देना है तो सही, वरना मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगा। राहुल की इस बात पर मैं हैरान रह गई, मगर बोली कुछ नहीं। सोचा अगले दिन जाकर लोकर से जेवरात ले आऊंगी और अपने पति को इस बात की खुशखबरी दूंगी। अगले दिन राहुल के जाने के बाद मैंने घर को ताला लगाया और घर से निकल गई। थोड़ा आगे जाकर एक टैक्सी ली और सीधा बैंक पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि आजकल सोने के रेट भी अच्छे खासे हो गए हैं, इसलिए सोना अच्छी कीमत पर बिक रहा था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और सोचने लगी कि अब राहुल की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जेवर देकर जब मैं बैंक से बाहर निकली तो मेरी नज़र रोड के पार खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही मैं हैरान रह गई। ये कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था, जो एक खूबसूरत लड़की के पास खड़ा था।
ये औरत अपनी गाड़ी में बैठने लगी थी, जबकि मेरे पति उसके साथ खड़े थे। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। सोचा भी नहीं था कि मेरा पति इस कदर बेवफा निकलेगा। रोती रोती घर गई। रोड पर क्या तमाशा करती। फिर थोड़ी ही देर में मेरे पति भी और वो लड़की भी मेरी नज़रों से ओझल हो चुके थे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहीं होते तो नजर आते। मैं घर वापस आ गई। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी कि राहुल घर के अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज ने मेरे दिल में नफरत के दरवाजे खोल दिए। आज इस बेवफा के आने की मुझे कोई खुशी नहीं थी कि न जाने राहुल ने यह नया सिलसिला क्यों शुरू कर दिया था कि वो बिना घंटी बजाए घर के अंदर आ जाते थे। लगता था उन्हें मुझ पर शक है, या फिर वो कोई बात मुझसे छुपा रहे हैं, जो अचानक बिना बताए घर आ जाते हैं। राहुल आए तो मैंने उससे सीधे मुंह बात तक न की। मेरी आंखों की लाली देखकर वो समझ गए कि मुझे किसी बात की खबर हो चुकी है। तभी मेरे कदमों में बैठकर बोले, लगता है आप हमसे कुछ नाराज हैं। नाराज? मैं आपकी बेवफाई को कहाँ तक बर्दाश्त करूं? आपने मुझे बताया तक नहीं। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्लाजा के सामने उस औरत के साथ खड़े क्या कर रहे थे? मैं पूछ सकती हूँ कि उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? ग्राहक है आपकी? क्या है वो आपकी? मेरा गुस्सा इंतहा पर था। लेकिन अरे तुम यूं ही क्यों शक कर रही हो? देखो मेरी कई ग्राहक है जिनको मुझे रोजाना माल देना होता है। अरे भाई, कुछ ग्राहक तो ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी गाड़ी से उतरना भी पसंद नहीं करते। बस इसीलिए शायद तुमने मुझे किसी औरत की गाड़ी के पास खड़ा देख लिया होगा। अच्छा चलो तुम खुद बताओ, याद करो, क्या मैं उस औरत के साथ गाड़ी में बैठा था? मेरे पति ने फिर एक नई बात निकाली। मैं सोचने लगी तो याद आया कि वाकई गाड़ी में तो मैंने उन्हें बैठते नहीं देखा था। तब इस बात को मुझे भूलना ही पड़ा और राहुल को माफ करना पड़ा, क्योंकि राहुल के मुताबिक वो सिर्फ अपना माल देने के लिए गए थे। अब मेरे दिल को सुकून हो गया कि अब राहुल सिर्फ मेरे हैं। मैं उन पर अब नजर भी रखने लगी। राहुल अब मोबाइल फोन पर भी किसी तरह का कोड नहीं लगाते थे और ना ही मुझसे कोई बात छुपाते। ऑफिस में होते मैं जब भी फोन करती तो उनका फोन कभी भी बिजी ना होता। लेकिन अभी ये मुसीबत टली ही थी कि मेरे पति ने अपना दूसरा रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब मुझे उनके घर लेट आने की वजह और घर के अंदर बिना घंटी बजाए आने की वजह भी समझ आ गई थी। वो दरअसल उन्हीं पुराने कपड़ों में घर के बाहर जाते और जब घर वापस आते तो आते ही कपड़े चेंज कर लेते, ताकि मेरे सामने उनका भ्रम कायम रह जाए। ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती कि मेरा पति बाहर ऐसे कपड़ों में जाता है जिन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। मगर मैं उनसे क्या पूछती और क्या कहती? वो ऐसे आते जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता था। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पकड़े ना जाते। तब एक दिन मैंने सोच लिया कि सुबह से शाम तक दरवाजे के सामने बैठी रहूंगी। जैसे ही राहुल घर के अंदर आएंगे मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगी और उनको शर्मिंदा करूंगी कि उन्होंने मेरी बात का मान नहीं रखा। न जाने मेरे पति को किस चीज की कमी थी। घर में हर तरह के कपड़े मौजूद हैं, लेकिन ये वही गंदे मैले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आज वो जैसे ही घर आए तो मैं उनके सर हो गई, क्योंकि दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उनके मैले कपड़ों पर मेरी नजर पड़ी तो वो खुद भी शर्मिंदा हो गए। राहुल, आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने एक कड़ी नजर उन पर डाली। माफ कर दो, दरअसल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसे कपड़े नहीं पहनकर जाऊंगा। लेकिन तुम मेरी बात सुनोगी ना तो तुम्हारा दिल भी दुखी हो जाएगा। उन्होंने फिर से एक और नया ड्रामा रचाया। बहरहाल बात तो उनकी सुननी ही थी। मैं उनके साथ साथ कमरे में आ गई। उनकी चाय से सेवा वगैरह की। जब उनका मूड हल्का हुआ तो मैं उनसे पूछने लगी, बताइए राहुल, आपने क्यों ये मैले कपड़े पहनने नहीं छोड़े? किस चीज की कमी है आपको? ऊपर वाले का दिया सब कुछ तो है आपके पास। नहीं, ऐसी बात नहीं है, समझने की कोशिश करो। दरअसल जब मैं पिछले शहर में रहा करता था तब मैं एक दर्जी के पास जाया करता था। वो इस कदर अच्छे कपड़े सिलाई करता था कि उसके कपड़ों के आगे कोई जवाब नहीं। इसलिए मैं अपने कपड़े उसे ही सिलवाया करता था। मगर फिर ये हुआ कि वो दर्जी दूसरे शहर चला गया। उसके पास मेरे 3-4 जोड़े कपड़े भी मौजूद थे जो मैंने उसे इकट्ठे सिलाई करने के लिए दिए थे। मगर उसका कोई रिश्तेदार मर गया। उसके बाद वो दोबारा मुझे शहर में नजर नहीं आया। हफ्ता गुजर गया और फिर मैं भी दिल्ली शहर में आ गया। अब तुम तो जानती हो, यहाँ आकर मुझे किसी भी दर्जी का कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आता। बस एक वही दर्जी था जो मेरे मनपसंद कपड़े सिलाई करता था। इसलिए बार बार यही कपड़े धोता हूँ
और यही वापस पहन लेता हूँ। मेरे पति ने बात पूरी की और मैं एक बार फिर उनकी बातों में आ गई। मैं सारे गिले शिकवे भूल गई, ये जाने बगैर कि ये जो कहानी उन्होंने मुझे सुनाई है वो फर्जी भी हो सकती है। बहरहाल मैं क्या कर सकती थी, खामोश रही। मगर मैंने दिल ही दिल में ठान ली कि अब उसी दर्जी से कपड़े सिलवा कर लाऊंगी और अपने पति को दूंगी, ताकि उनका ये बहाना तो खत्म हो कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैंने उनके फ़ोन नंबर्स में ढूंढना शुरू किया, डायरी सारी खंगाल डाली। पता चला कि जगदीश दुकानदार का भी कपड़ों का पूरा कारोबार है। मैंने उनकी डायरी से नंबर नोट कर लिया। उस दर्जी से बात की तो उसने बताया कि वो आजकल उसी शहर में है। उसका कोई रिश्तेदार मर गया था। उसके बाद वो अपने ग्राहकों से नहीं मिल पाया। हंगामे ऐसे थे कि फ़ोन भी गुम हो गया। सो किसी के पास उसका नंबर तो था नहीं। वो खुद भी किसी से राबता नहीं कर सका। दर्जी की बात सुनकर मुझे कुछ कुछ अपने पति की बात में दम महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर उस दर्जी से वो कपड़े ले आती हूँ जो मेरे पति ने सिलवाने के लिए दर्जी को दिए थे। लेकिन हमारे शहर से उस दर्जी के शहर तक का रास्ता काफ़ी ज़्यादा था। तकरीबन 2-3 घंटे तो मुझे लग ही जाते। अब मैं अपने पति के लिए क्या क्या करती। मैंने अपनी सहेली से मदद ली। वो वैसे भी उसी शहर की रहने वाली थी। वो हॉस्टल में रहती थी, एक स्कूल में नौकरी करती थी और ज़्यादातर उसका आना जाना लगा ही रहता था। मैंने उससे कह दिया, मेरे साथ किसी दिन अपने शहर के एक दर्जी के पास चलो, मैं उससे अपने पति के लिए कपड़े सिलवाना चाहती हूँ। वो मान गई। कहने लगी कि बुधवार को मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ ही आ जाना, सुबह 1 बजे घर से निकल जाएंगे। उसकी बात पर मैंने हामी भर ली। मैं 3-4 बजे तक वहाँ पहुँच जाती और 6-7 बजे तक घर वापस आसानी से आ सकती थी। वैसे भी राहुल तो तकरीबन रात के 8-9 बजे आते थे। मैं अगले दिन अपनी दोस्त के साथ रवाना हो गई। वहां जाकर पता चला कि उस दर्जी के पास वाकई मेरे पति के 3 जोड़े रखे हैं। मैंने जल्दी जल्दी वो जोड़े लिए, उनकी सिलाई के पैसे दिए और गाड़ी में बैठी भागम भाग अपने घर पहुंची। मेरे पति उस समय तक अभी घर नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मैं उन्हें इस बात की खुशखबरी दूंगी कि वो दर्जी वाला मिल गया है और उसके पास उनके कपड़े भी थे जो कि सिल चुके थे। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, मगर इस रात उनको आते आते रात के 12 बज गए। मैं परेशान हो रही थी। रात के 12 बजे वो थके हारे घर में दाखिल हुए। उनका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। कपड़े वही थे जो मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी वो नहीं बदलते थे। उनकी परेशानी देखकर मैं अपना सरप्राइज बताना भूल गई। क्या हुआ, आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? कोई परेशानी है तो बताएं। नहीं, कोई बात नहीं, राहुल ने कहा और करवट बदल कर सो गए। मैंने सोचा कि उनको कपड़ों की खबर कल ही दूंगी। अगली सुबह मेरी आंख जल्दी ही खुल गई। उस वक्त राहुल ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उन्हें रोक लिया और बताया कि मैं उनके लिए उस दर्जी से उनके 3 सूट ले आई हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुए, मगर कहने लगे कि इस वक्त में ये नए कपड़े पहनकर नहीं जा सकूंगा। मेरा ख्याल था कि रात मूड खराब था, शायद इसीलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं किया। मगर पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। मेरे पति ने वो कपड़े नहीं पहने जो मैं उनके दर्जी से ही सिलवा कर लाई थी। अब मुझे बहुत दुख भी हुआ और परेशानी भी कि आखिर मेरे लाए इतने खूबसूरत कपड़े मेरे पति ने 1 मिनट में रद्द कर दिए, जबकि मैंने उनकी सिलाई भी अपने रुपयों से दी थी। खैर, अब क्या हो सकता था। फिर उसी बात पर खुश थी कि अब पति के पास गंदे मैले कपड़े पहनने का कोई बहाना नहीं रहा। मगर ये तो सिर्फ एक गलतफहमी थी। राहुल रोजाना मुझसे चोरी छुपे वही कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते और घर आते समय उन्होंने यही कपड़े पहन रखे होते। मुझे इन सब बातों से बहुत उलझन थी। मैंने सोच लिया कि अब मैं राहुल के पीछे जाऊंगी, उनके कारोबार की हर एक खबर लूंगी और देखूंगी कि वो कहाँ जाते हैं। अगले दिन राहुल जैसे ही घर से निकले, उनके पीछे पीछे मैं भी घर से निकल गई। काफी दूर जाने के बाद मैंने देखा राहुल एक मोड़ मुड़ रहे थे जिससे आगे सड़क वीरान पड़ी थी। यहाँ पर मैंने उससे पहले कभी किसी को जाते नहीं देखा था। ये एक ऐसी सड़क थी जो एक खौफनाक एक्सीडेंट की वजह से सालों पहले बंद कर दी गई थी। यहाँ पर एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते थे, इसी वजह से इस रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तभी मैंने देखा कि एक काले रंग की गाड़ी आई और मेरे पति उस गाड़ी में बैठकर चले गए। मैं तो बस मुंह देखती रह गई कि कब पीछे मुड़ेंगे, लेकिन गाड़ी तो आगे की तरफ ही चलती रही। मेरे पति भी उसमें बुत बने बैठे थे। खैर, इस वक्त मैं क्या कर सकती थी। मेरे पास गाड़ी तो न थी
और मैं पैदल उनकी गाड़ी का पीछा भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन मैं सोचने लगी कि पति के घर निकलने के फौरन बाद मैं टैक्सी में उनके पीछे पीछे जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर वो किधर जाते हैं। अगले दिन ऐसा ही हुआ। मेरे पति जब घर से निकले तो मैंने बिना किसी देरी के उनका पीछा करने का फैसला किया। राहुल को काफी दूर से देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने आज भी वही कपड़े पहन रखे हैं, बल्कि उससे भी गए गुजरे कपड़े हैं। मैं टैक्सी में उनका पीछा कर रही थी। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी एक खाली मैदान में नीचे की तरफ उतरी। उन्होंने राहुल को भी गाड़ी से उतारा और उस जगह के बाउंड्री दरवाजे को बंद कर दिया। ये मैदान इस कदर बड़ा और बदसूरत था कि यहाँ पर पांव रखने का भी दिल ना चाहता। सफेद रंग के छोटे छोटे डिब्बों में पैक चीजें वो राहुल को थमा रहे थे, जिन्हें वो एक थैले में रखकर एक कार से दूसरी कार में ट्रांसफर कर रहे थे। उसके बाद राहुल दोबारा उस गाड़ी में तो ना बैठे, लेकिन उन्हीं मैले कुचैले कपड़ों में पैदल ही दूसरी तरफ से जाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। दिल चाहता था कि अभी राहुल से पूछ लूं कि इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपाया। खैर, अपने पति को लोगों के सामने हाथ फैलाता देखकर मेरा कलेजा चूर चूर हो गया। घर आकर मैंने फैसला कर लिया कि राहुल से इस बारे में खुली खुली बात करके रहूंगी। घर आकर काफी गर्मा गर्म कहने पर भी राहुल ने मुझे ये न बताया कि वो काम क्या करते हैं। तब मैंने ये बात चुपचाप अपने पापा को बता दी। मेरे पापा ने खुफिया तौर से तहकीकात करवाई तो पता चला कि वो काम क्या करते हैं। उनसे शादी का फैसला करने में बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मेरे पति जिन्होंने खुद को एक कारोबार का मालिक बताया था, वो कोई कारोबार नहीं करते थे, बल्कि वो तो नशा सप्लाई करने वाले एक ग्रुप का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने न जाने कितनी पाप की कमाई की और कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद की। वो एक ही तरह के गंदे कपड़े इसलिए पहनते थे कि लोग उनको पागल समझे या कोई मजदूर समझे और उन पर किसी को शक भी ना हो। ये सुनकर मेरे और मेरे पापा के तो होश ही उड़ गए। मैंने अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मैं आज ही उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद न थी कि मेरा पति अपने काम को मुझसे ज्यादा अहमियत देगा। उन्होंने मुझे तलाक दे दी, मगर वो घिनौना काम नहीं छोड़ा। मैंने भी सोच लिया था उन्हें ये काम हरगिज नहीं करने दूंगी। मैंने उनकी कंप्लेन कर दी और उनके पूरे ग्रुप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं भी ऐसे आदमी की मोहब्बत पर बद्दुआ भेजती हूँ जिसकी आदतें और संस्कार इतने घटिया हो। आज मैं तलाकशुदा होकर अपने घर बैठी हूँ, जानती हूँ कि ऊपर वाला मेरे लिए भी कोई ना कोई रास्ता खोल ही देगा, मगर मैं पलटकर उस नर्क में दोबारा नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।